नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में पहली आधिकारिक पूर्ण वृक्ष गणना होने जा रही है, यानी कि ट्री सेंसस होने जा रही है। अब ये वृक्षों की जो गणना है, इसमें वृक्षों की टैगिंग की जाएगी, उनकी गिनती की जाएगी, उनके स्वास्थ्य का देखभाल किया जाएगा और उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ये डेटाबेस का क्या महत्व है, ये गणना कैसे की जा रही है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इन सभी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल हुआ ये कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 2.9 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं और एफआरआई यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जो देहरादून में स्थित है, इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। हुआ यह था कि 1994 में एक कानून बना था। उस कानून का नाम था दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994। अब इस 1994 के कानून में इसका प्रावधान था कि जो ट्री सेंसस है वो होना चाहिए, लेकिन यह कानून 1994 में बना, उसके बावजूद यहां पर यानी कि दिल्ली में किसी भी तरह की जो हम कह सकते हैं वृक्ष गणना, जो पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से जो वृक्ष गणना है, वो संभव नहीं हो पाई। इसके बाद इस मामले में दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया कि यह गणना की जानी अनिवार्य है, जिसका कि हवाला दिया गया कि जो 1994 का जो डीपीटीए कानून है उसमें भी यह बात साफ तौर पर मेंशन है। अब उसके बाद यह गणना करने के लिए यानी कि ट्री सेंसस के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से इसका प्रारूप तैयार हुआ है, प्रारूप की दिशा में आगे बढ़ा गया है और अब यह कहा जा रहा है कि 4 साल में 3 चरणों में यह गणना होगी। और इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी एफआरआई के द्वारा, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो खबर हमारी यही है कि राजधानी में पहली आधिकारिक वृक्ष गणना होगी। तो इसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, चूंकि इसको मॉनिटर कर रहा है, इसके विषय में भी। ये पहली आधिकारिक पूर्ण वृक्ष गणना है, ट्री सेंसस है दिल्ली की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ दिल्ली संरक्षण ऑफ ट्रीज एक्ट जो 1994 का है, इसके विषय में भी बात करेंगे कि डीपीटीए है क्या, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर इस गणना के पीछे के क्या वजहें क्या है, तर्क क्या है। अब आपको बता दें कि गैर वन क्षेत्र में यह गणना की जाएगी। गैर वन क्षेत्र, चूंकि वन क्षेत्र की गणना, जो पेड़ होते हैं उनकी गणना के लिए रिपोर्ट आती है, तो दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट, जिसको डीपीटीए 1994 कहते हैं, इसमें क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले तो यह जरूरी है। देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जो कानूनी संरक्षण है वृक्षों को, वो मिलता है, यानी कि दिल्ली में पेड़ों का नुकसान न हो, उनको बचाया जा सके, उनकी सुरक्षा हो सके, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके, इसके लिए उनको कानूनी रूप से संरक्षण दिया गया है दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट यानी डीपीटीए 1994 के माध्यम से। अब यहां पर कैसे मिला है? तो इसमें जो वृक्ष हैं जिसको नहीं काटा जा सकता है, उसको सबसे पहले परिभाषित किया गया है और इस परिभाषा में कहा गया है कि ऐसा कोई भी वुडी प्लांट जो कि जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि जो परिभाषा है उसमें कहा गया उसका डायमीटर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, और साथ साथ उसकी हाइट कही गई कि 1 मीटर मिनिमम। अगर 1 मीटर मिनिमम हाइट है उसकी और उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है, तो वो वृक्ष की परिभाषा में आएगा। उसको किसी भी दशा में काटा नहीं जा सकता है। अगर काटा जाता है बिना परमिशन के तो वो दंडनीय अपराध होगा। इसके बाद कहा गया इसमें पेड़ काटने की भी परिभाषा तय की गई, यानी कि पेड़ किस किस श्रेणी में। ऐसा नहीं कि पेड़ काटने का मतलब कि आपने एक मशीन ली या आरी ली और पेड़ को काट दिया तो सिर्फ वही काटना हुआ। काटने के कौन कौन से मेथड हैं जो कि काटने के अंतर्गत आएंगे, इसको भी बाकायदे यहां पर इसमें समझाया गया। डीपीटीए 1994 में कहा गया कि अगर इसके सेक्शन 2H में, यह कहा गया इसका जो सेक्शन 2H है उसमें साफ तौर पर काटने को परिभाषित किया गया है और यह कहा गया कि अगर आप किसी भी इस आकार के, यानी कि जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो, हाइट मिनिमम 1 मीटर हो, वुडी अगर वो होना चाहिए प्लांट, और उस वुडी प्लांट में अगर उसको आप जड़ से उखाड़ते हैं तो वो भी काटने की श्रेणी में आता है। इसके अलावा काटते हैं नॉर्मली, जो काटने का प्रोसेस है तो वो तो काटना आएगा ही। बुलडोजर से अगर आप किसी भूमि पर, इस तरह का पौधा है, इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, बुलडोजर चलाते हैं तो भी काटने के अंतर्गत आएगा। साथ साथ अगर आप गार्डलिंग करते हैं, गार्डलिंग का मतलब कि अगर कोई इस तरह का पेड़ है, उसके चारों ओर वृक्ष की जो छाल होती है, उस छाल में एक धारी बनाकर और उस एरिया की छाल को उतार दिया जाए चारों तरफ से, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस पेड़ तक पोषक तत्व पहुंचना बंद हो जाते हैं और एक समय के बाद वो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। तो इस तरह से डीपीटीए में यह कहा गया है 1994 में कि टू फेल अ ट्री, यानी कि एक वृक्ष को जानबूझकर मारने के लिए इस तरह का काम करना, जिसको गर्डलिंग कहते हैं, गर्डलिंग की जो प्रोसेस है टू फेल अ ट्री है, यानी कि यह भी दंडनीय अपराध के अंतर्गत आएगा। साथ साथ लॉपिंग करते हैं, यानी कि शाखाओं को बड़े पैमाने पर, अगर आप वृक्षों की शाखाओं को बड़े पैमाने पर काट छाट देते हैं। कई बार आप देखते हैं कि बिजली के तारों से वृक्ष लग रहे हैं, भले ही थोड़ा हिस्सा लग रहा हो तो थोड़े हिस्से को हटाया जाना तो ठीक है, नैतिक रूप से भी सही है,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से भी सही है, लेकिन बड़े पैमाने पर उसका हवाला देते हुए पेड़ को बिल्कुल ही काट छांट देना, वो भी काटने की श्रेणी में आएगा, यानी कि उसकी जो लॉपिंग होती है वो भी इसकी श्रेणी में शामिल की गई। इसी तरह से अगर आप पोलार्डिंग करते हैं, यानी कि ऊपरी हिस्सा जो होता है किसी भी पेड़ का, उसको बार बार आप काटते हैं, लगातार काटते हैं, तो लॉपिंग के अलावा पोलार्डिंग जो करते हैं, यानी कि उसका ऊपरी सिरा बार बार काटना भी पेड़ के काटने की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बार बार आर्बोरिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक विशेष प्रकार का केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो कि पेड़ को आप काटते हुए तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर जांच में पाया गया कि यहां पर आर्बोरिसाइड्स का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब कि वृक्ष की हत्या करने का प्रयास किया गया है, तो वो भी दंडनीय है, काटने की श्रेणी में वो भी आएगा। कोई भी डैमेजिंग मेथड, यहां तक कि इतना कह दिया गया, किसी भी प्रकार का डैमेजिंग मेथड इस्तेमाल किया जाना, चाहे वो केमिकल्स हो गए, चाहे वो कंक्रीट चारों तरफ आप भर दें, कंक्रीट के भर देने की वजह से भी जरूरी पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाएंगे, या आप उसकी जड़ को काट देते हैं ताकि धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में पौधा पेड़ आपका सूख जाए, ज्यादा पानी और ज्यादा खाद डाल के भी कभी कई बार पौधों या वृक्षों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये सारे प्रयास, यानी कि कोई भी डैमेजिंग मेथड जो है इस्तेमाल किया जाना, वो वृक्ष को काटने की श्रेणी में आएगा। तो काटने की परिभाषा में भी इसमें बाकायदे तय की गई है। अब यहां पर यह कहा गया कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको अनुमति जरूरी है, यानी कि संबंधित विभाग से आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन बी इसका कहता है कि आप इसमें क्या करेंगे, सेक्शन बी कहता है कि इसमें अनुमति लेना जरूरी है। बिना परमिशन के आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी से, भले ही वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वहां से अगर कोई पेड़ हटाना है तो उसके लिए आपको ट्री ऑफिसर्स की परमिशन चाहिए। वो 60 डेज का एक इंस्पेक्शन होगा, उस इंस्पेक्शन के बाद जो रिपोर्ट आएगी तब आप उस वृक्ष की दिशा में जो भी निर्णय होगा वो ले सकते हैं। अब इसका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो यहां पर दंड यानी सजा, पेनल्टी भी नियम तोड़ने पर लगाई जाएगी, और उसमें आपको 1 वर्ष तक की क्या हो सकती है, 1 ईयर की क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, या आप पे जुर्माना भी लग सकता है, या दोनों लग सकता है, सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा ट्री अथॉरिटी जो है, ये कहा गया यहां पर कि जो भी ट्री अथॉरिटी है उसको क्या करना होगा, उसकी भूमिका निभाते हुए, तो उसको ट्री सेंसस कराना होगा। और ये जो बात डीपीटीए 1994 में साफ तौर पर मेंशन है, उसी के तहत ट्री सेंसस कराया जाना अनिवार्य बताया गया था। लेकिन अभी तक 1994 के कानून बनने के बाद भी ये ट्री सेंसस नहीं हो पाया था। अब इसके होने के लिए ये कहा गया है, साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप नर्सरी का मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो वृक्ष हैं वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, तो नर्सरी ज्यादा से ज्यादा आप डेवलप करें, ताकि लोगों को अगर पौधरोपण करना है तो उनके लिए नर्सरी से इजिली जो पौधे हैं वो मुहैया कराए जा सके। साथ साथ अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होने वाला है तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रपोजल है उसका रिव्यू होना जरूरी है, कि अगर कोई गवर्नमेंट का ही अगर कोई प्रोग्राम है जिस कोई कंस्ट्रक्शन होने वाला है, जैसे मान लीजिए मेट्रो का निर्माण किसी जगह पर होने वाला है, वहां पर अगर वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो ऐसी दशा में यह कहा गया कि काटी जाने वाली जो जगहें हैं वहां पर 80% ट्रांसप्लांटेशन जरूरी है। तो ये सारे प्रोविजंस बताए गए हैं डीपीटीए 1994 में। अब इसी के अनुपालनार्थ हम कह सकते हैं कि जो ट्री सेंसस है वो भी अनिवार्य बताया गया था, जो कि ट्री सेंसस अनिवार्यता जिसकी थी, लेकिन 1994 के बाद से भी यह हो नहीं सका था। अब उसके होने की दिशा में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो यह होने जा रहा है। अब ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन अब ये सारी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, तो ये सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है FRI देहरादून को, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं देहरादून में ये स्थित है। अब ये क्या है, तो दरअसल ये बहुत पुरानी संस्था है। अगर इसकी बात करें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान का एक बहुत पुराना ये संस्थान है, देहरादून में ये स्थित है। और साथ साथ 1906 में आप जानते हैं कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तभी ये यहां पर स्थापित हो गया था, और 1906 में जब ये स्थापित हो गया था तब इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तब इसका नाम क्या था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद फिर ये किसके अंतर्गत आया, तो ये आया इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी ICFRE के अंतर्गत आ गया। और फिर आप देखेंगे कि 1991 में जाके, यानी कि 1991 में जाकर इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसके द्वारा दिया गया, तो UGC के द्वारा दिया गया। और इसके दर्जे दिए जाने के बाद इसका मतलब यह हुआ कि वानिकी के संबंध में, वानिकी के विषय में डिग्री देने का भी अधिकार इसको मिल गया। तो ये एक सबसे पुरानी वानिकी क्षेत्र की संस्था है
उस संस्था में से एक है जिसकी स्थापना 1906 में भारत की आजादी से पहले ही हो गई थी। अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात में आप देखेंगे तो गुजरात में ऐसी गणना राज्य के तौर पर पहले की गई है 2003 में, 8 में, 13 में, वहां पर जो आधिकारिक रूप से वहां पर वृक्ष गणना की गई है। इसके अलावा अन्य स्टेट में भी इसके उदाहरण मिलते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक रूप से जो दिल्ली की बात की जा रही है तो यहां पर दिल्ली के संदर्भ में अगर हम कहें तो ये पहली आधिकारिक ट्री सेंसस होने जा रही है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं एक सूचना की तरफ। सूचना यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और आपके पास समय का अभाव है, कम समय में बेहतर तैयारी आप चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स से। इस कोर्स की खास बात क्या है? इस कोर्स की खास बात यह है कि सबसे पहले तो मीडियम की कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। इसके अलावा इस कोर्स में आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बना सकें। जैसे आपको टेस्ट देने को मिलेंगे 18, जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या मिलेगा? 2 साल का जो करंट अफेयर है, अब 2 साल के करंट अफेयर को ये कवर करता है। इसमें प्रिंटेड मटेरियल भी आपको मिलेंगे और इसमें वीडियो की एक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा अन्य बहुत सारी खूबियां हैं। साथ साथ अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको 34,999 इसकी फीस है, लेकिन इसमें अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड। और ये कूपन कोड क्या है? AMITABH, अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस पर अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाइए, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को सर्च करिए और जब उसमें आप उसके फीचर्स देखने के बाद अगर बाई के ऑप्शन पर जाते हैं तो कूपन कोड का ऑप्शन वहां मिलता है, तो वहां पर कूपन कोड का इस्तेमाल करके अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ इस फीस को आप भर के इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन फ्यूचर आते हैं ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करने, तो यहां पर दी गई आपकी फीस वहां पर एडजस्ट होती है, तो आपको दोहरा लाभ होता है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट कब लागू हुआ, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, 1984, 1990, 1994 या वर्ष 2000। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे परिवार से आप जुड़ सकें, ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां भी उपलब्ध हैं। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।